जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भैया यूएस और ईरान के बीच में इजराइल के साथ वॉर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस वॉर को रोकने के लिए कहाँ कहाँ पर बातचीत हो रही। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी। इसके बाद इस वॉर को रोकने के लिए गल्फ नेशन एट सेम टाइम जब ये मीटिंग डिसाइड हुई उसी टाइम यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज थी 6 मेंबर्स थे वो यहाँ पर यूएन जाती रिजोल्यूशन को लेकर के और द सेम टाइम यहाँ पर जो यूएस के आपके डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना विजिट पर थे और वहां पर भी इसको इशू को रिजॉल्व करने की बातचीत की गई। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर ये एक पूरा प्लान था कि भैया हम सेम टाइम बीजिंग जाएंगे, तुम जो ब्रिक्स नेशन है सेम टाइम ईरान जो है और जो रशिया है वो वहां पर इंडिया विजिट करेगा और उसमें जो गल्फ नेशन है एट द सेम टाइम यूएन जाएंगे और इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे। और इन तीनों के बीच में जो धुरी देश रहा है, सेंटर में रहा है, दैट इज इंडिया। और जो सबसे ज्यादा परेशान नेशन हुआ है दैट इज पाकिस्तान, क्योंकि यहां पर ब्रिक्स मीटिंग में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है और कैसे आपको ये पता चलेगा कि हर एक नेशन इस समय बहुत ही आशा के साथ इंडिया की ही तरफ देख रहा है दैट इंडिया कुड बी मीडिएटर। बिकॉज चाइना से जैसे ट्रंप वापस आए हैं तो सबका मनोबल डाउन हो चुका है कि भैया चाइना तो कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि वो चाहता ही है युद्ध होता रहे, क्योंकि उसको आ रहा है मजा। तो अब सबकी ही नजरें इंडिया की तरफ आ चुकी हैं। क्यों? अभी देखते हैं। यहां पर देखो, इंडिया कैन play greater role for peace in West Asia says Iranian foreign minister। तो यहां पर इन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया जो है वो ग्रेटर रोल पे कर सकता है। किस में पे कर सकता है? वेस्ट एशिया में पीस क्रिएट करने में। और साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और भी ये कही थी कि भैया जो पाकिस्तान है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है बहुत लंबे समय तक किसी भी नेशन के साथ नहीं चलता है, लेकिन इंडिया जो है वो लंबे समय तक एक बेटर रोल यहां पर अदा करेगा। और ये ईरान के द्वारा कहा गया। वो ईरान जब पाकिस्तान ने पीस डील साइन करवाना था तो ईरान को अपना नूर खान बेस दे दिया था। तो ईरान को लगा कि भाई जब पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया है तो चलो अब इंडिया जाते हैं, और इंडिया को बोला है कि ये गोल्डन गेट है ईरान आपके लिए। ये अभी का स्टेटमेंट है उनका फाइनेंस मिनिस्टर का कि जो ईरान है वो आपके लिए गोल्डन गेट है और आप अपने चाबार प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखिए, हम आपको पूरा सपोर्ट देते हैं। और ये है इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत जिसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे आते हैं। होप इंडिया कंटिन्यूज डेवलपिंग चाबार पोर्ट, ईरान एफएम अराक्ची अक्स कंट्री टू प्ले ग्रेटर रोल इन द वेस्ट एशिया पीस। अब ये ब्रिक्स कंट्री में जो आपका ब्रिक्स कंट्रीज हो जाते हैं भैया, उनके मेंबर थे जो आए थे। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, वो भी मैं बताऊंगी क्या हुई थी, कि भैया इस मीटिंग को चाइना ने स्किप कर दिया था, जबकि वो चाहते तो भेज सकते थे, लेकिन यहाँ पर चीन ने इस मीटिंग को स्किप किया और उन्होंने नहीं भेजा किसी को भी, क्योंकि उनको भी पता था कि इस मीटिंग में एक्चुअल में क्या होने वाला है। खैर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने नई दिल्ली में यहां पर वार्ता की और बोला कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए केवल और केवल जो समाधान है वो संवाद और कूटनीति हो सकता है। और इस संवाद और कूटनीति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो भूमिका निभा सकता है वो हो सकता है इंडिया, क्योंकि हम अमेरिका पर भरोसा नहीं करते हैं, अब हम पाकिस्तान पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। और इससे इंडिया को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत में भी ऊर्जा क्राइसिस है। तो हम चाहेंगे कि भारत आगे आए और आकर के कूटनीतिक संतुलन स्थापित करे, क्योंकि इंडिया के संबंध अमेरिका के साथ भी ठीक ठाक हो जाते हैं, खाड़ी देशों के साथ भी उसके संबंध अच्छे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो अमेरिका और खाड़ी देशों से बातचीत करके ईरान में जो चीजें हैं उसको शॉर्ट आउट करे। यानी कि पूरी आशा के साथ अराक्ची इस बार इंडिया आए थे और उन्होंने ये बात टेबल पर रखी है। आगे आते हैं। अभी जो स्ट्रैटेजी चली, जो गल्फ नेशन गए थे, मैंने आपको बताया ना कि ये सारा सिनेरियो, ये जो 3 स्टोरी है वो एक साथ चल रही हैं। सोचो ये मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है और पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का मुद्दा कितना बड़ा हो जाता है। गल्फ नेशन जो गए थे, गल्फ कंट्रीज कंडेम्ड ईरान हॉर्मूज रूल इन द लेटर टू द यूएन। इन्होंने यूएन में जाकर के बोला कि ये जो हॉर्मूज रूल लेकर के आया ईरान, ये गलत हो जाता है, क्योंकि ईरान ने बोला इस पर मेरा अब एकाधिकार है और इस पर वही होगा जो हम चाहेंगे। और इसीलिए यहाँ पर जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी इंडिया की तरफ देख रही हैं भैया, क्योंकि जो पीएम मोदी है वो विजिट पर भी गए थे और यूएई के साथ बहुत बड़ी डील भी साइन करके आए हैं इसी बीच। चलिए आगे समझ लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि भैया हमारे ये जो नेशन हो जाते हैं ये क्यों कह रहे हैं कि हमें इंडिया से तो उम्मीद है लेकिन पाकिस्तान से अब हमें उम्मीद नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज कि भैया इस पूरे वॉर में आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया के ऊपर भी सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला हुआ, लेकिन क्या किया पाकिस्तान ने? जबकि पाकिस्तान ने पैक्ट साइन कर रखा था
सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट, लेकिन उसने इस मुद्दे पर ना ही वो आगे आया, ना ही कोई अपना स्टेटमेंट जारी किया और ना ही उसने इस तरीके से यहां पर कोई की रोल प्ले किया सऊदी अरेबिया के साथ। पीस उसने डील के बारे में बातचीत करी, लेकिन उसमें क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि यहां पर भाई वो सेंटर नेशन नहीं हो जाता है, उसका यूएस का तो वो चाटुकार है, ठीक है, चलो ईरान के साथ चाटुकारिता या फिर जो भी कह ले, जैसे भी नॉर्मल संबंध हो जाते हैं। नित्यानु, इजराइल, सबसे बड़ी चीज, जब इजराइल ही नहीं आएगा बेंच पर, आप कैसे तीनों के बीच में सुलह कराओगे? इंडिया वो नेशन है जिसकी यूएस के साथ भी बन रही है, जिसकी ईरान के साथ भी बन रही है। अब तो ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये तक कह दिया कि भैया ईरान आपके लिए गोल्डन गेट है, आप जो चाहे वो ईरान में कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर नित्यानु, इजराइल, उसके भी संबंध हो जाते हैं इंडिया के साथ बहुत ही बेहतर। तो यानी कि इंडिया इज द नेशन जो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और कोई नेशन नहीं है जो इसमें बड़ा रोल प्ले कर पाएगा। और उसका वन ऑफ देम रीजन मैंने आपको बताया कि क्यों पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा रहा है। और अब तो पाकिस्तान से यूएस का भी भरोसा उठ गया है। यूएस ने बोला कि भैया हम एक बार जो है वो असेसमेंट करेंगे, आप जो पीस पैक्ट साइन करवा रहे थे, क्योंकि उसी सेम टाइम आपने ईरान को हमारा क्या दे रखा था, नूर खान बेस दे रखा था। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ईरान हैज अटैक सऊदी अरेबिया जुबिल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, IRGC सेज, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ये शांत रहे। जबकि इंडिया कैसा है भैया, इंडिया को अगर डील साइन करनी थी और आप देखोगे कि भैया यूएई के ऊपर हमला होता है तो इंडिया ने तुरंत कंडेम किया कि आप अगर हमला कर रहे हो दैट इज अनएक्सेप्टेबल, और हम पूरी तरीके से आपके साथ हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द फ्रेंडली रिलेशन, दिस इज कॉल्ड कि भैया जो इंडिया कहता है वो करता है और एंड तक टिका रहता है। और यही बात यहां पर जो अराक्ची इनके द्वारा की गई थी। चलिए आगे आते हैं। अब ये जो चाइना जाते हैं, चाइना में भी कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने बोला कि कोई भी डील साइन नहीं हो पाई। जिस वो माइंडसेट के साथ आए थे उससे पहले उन्होंने वो 4 इनको थमा दिए कि देखो ये 4 आपकी रेड लाइनें हैं, इसको क्रॉस करोगे तो कोई बातचीत होगी नहीं, इवन हमारे और आपके बीच में और टेंशन बढ़ जाएगी। तो ये वाला मुद्दा और आ गया। यानी कि जो नेशन की नजर थी कि भैया ट्रंप जाएंगे यहाँ पर, गल्फ नेशन जो सोच रहे थे कि वहां पर शांति होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। फिर वो खाली हाथ लौट करके आए हैं। तो इसीलिए अब बचा कौन? क्योंकि आप सब कुछ कर चुके, यहां पर जो गल्फ नेशन थे वो यूएन जा चुके, कुछ नहीं निकला। ट्रंप चाइना से होकर के वापस आए, कुछ नहीं हुआ। जो हर्मुज स्टेट है उसका मुद्दा शांत नहीं हुआ। अब ईरान खुद कह रहा है देखो हम शांत करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें इंटरवेन कौन करे? इंडिया करे। यानी कि इंडिया कुड बी अ गेम चेंजर, इंडिया कर सकता है इसको, और इंडिया से अब भी यही किया जा रहा है। प्लस आगे बात करते हैं, ये जो मुलाकात रही ये पूरी तरीके से खाली रही, और साथ ही साथ अंततः ये जो और बिगड़ी है, जब 2 ताकतें आपस में मिलती हैं तो होता क्या है कि बढ़िया चीजें होंगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने जो गिफ्ट दिए थे वो सारे और फेंक करके चले आए, जो कि सीधा इंडिकेशन है कि ये दोनों देश दुश्मन देश ही रहने वाले हैं, आगे कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए यहां पर अब इंडिया को धुरी देश बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ यही है जो ये काम कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता है। चाइना चाहता तो ब्रिक्स की मीटिंग शेड्यूल कर सकता था, ब्रिक्स में आ सकता था, लेकिन चीन ने इस मीटिंग को पूरी तरीके से साइडलाइन करने का सोचा, और इस मीटिंग में कोई भी इन्होंने सक्रिय भूमिका नहीं दिखाई, जो कि टेंशन क्रिएट कर रहा है कि आखिर जब इतने बड़े मुद्दे पर बातचीत होने वाली थी तो यहां से यह पता चल रहा है कि चाइना को सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि चाइना चाहता ही नहीं है कि इस मुद्दे पर वो डिस्कशन करे, वो ये चाहता है जो यूएस का चल रहा है भैया चलता है, हमें कोई मतलब नहीं है। इवन ट्रंप को दौड़ करके आना पड़ा चाइना के पास, तब भी चाइना ने बोल दिया कि हमें तो बात ही नहीं करनी है। तो डायरेक्ट इंडिकेशन क्या था? ब्रिक्स में ना आना, यूएस के ट्रंप के गए और उनकी 4 गाइडलाइंस बना देना कि भैया हम ये बात नहीं करेंगे। तो इसका डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हमें आपके मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही नहीं। अब इसीलिए जब कुछ भी नहीं नजर आ रहा है तो इंडिया नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया हर एक नेशन के साथ अपनी जो फ्रेंडली रिलेशन है उनको मेंटेन करता है, प्लस वो सभी नेशन के साथ अपनी बैलेंस जो फॉरेन पॉलिसी है वो अपनाता है, वो सभी नेशन के साथ बेहतर अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर के चलता है। और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भैया पाकिस्तान जो है वो वैसा ही है, सिंपल सा। इवन आप देखोगे जो रशिया है, यहाँ पर रशिया भी बहुत बड़े लेवल पर आपको देखोगे लार्ज एकदम कंडीशनफुल आता है, वो भी यहाँ पर चाहता है कि भैया हमारे इंडिया के साथ संबंध बेहतर रहे। इतना सब कुछ रहा, सैंक्शंस लगाए गए, लेकिन फिर भी यूएस के सैंक्शन के बावजूद इंडिया ने अपनी दोस्ती निभाई थी यहाँ पर। और जो पुतिन है वो भी अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर आए कि उत्तर प्रदेश में साइक्लोन आया तो वो भी इन्होंने कह दिया कि भैया उत्तर प्रदेश में साइक्लोन आया है तो हम इसलिए यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। जो G2 मोटिव था ये भी ट्रंप का किसी भी कंडीशन में नहीं पूरा हो पाया। तो यहाँ पर सबको ये समझ में आ रहा है कि हर एक
जो सुपर पावर हो जाती है भैया, वो इंडिया के साथ इतना क्यों डट करके खड़ी है। चाहे वो रशिया की बात कर लो, चाहे आप यूएस की बात कर लो, चाहे इजराइल की बात कर लो, ईरान तक के उसके संबंध अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ पर शायद इंडिया है जो बेटर गेम प्ले कर सकता है, नन अदर देन एनी कंट्री जो इस तरीके से काम करेगी। चलिए, तो ये थी वो चीजें जो हमने जिसके बारे में डिस्कस किया कि यहाँ पे कोई भी इनका मोटिव नहीं पूरा हुआ। इवन जो ब्रिक्स नेशन है वही आगे बढ़कर के इस तरीके से काम करते हुए नजर आए हैं। यूएई ने भी प्रतिक्रिया दी है, यहाँ पर नेतन्याहू ने भी यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हमें सिर्फ मतलब हर एक जो नेशन है वो यही करे कि हमें इंडिया से तो ये उम्मीद है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आगे तो हमें कोई उम्मीद यहाँ पर नजर आती हुई नहीं आ रही है। ब्रिक्स की अगर बात करते हैं 2026 में ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य हैं हमारे। ये बात करता है विकास का, वैश्विक सुधार का, विकासशील देशों की आवाज का, साथ ही मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। यहाँ पर आप देखोगे थीम 2026 की थी बिल्डिंग फॉर द रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड द सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पर अगर हम बात करें देश तो 11 है, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट, इंडोनेशिया, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान एंड इथियोपिया। ब्रिक्स 2026 में भारत की भूमिका क्या थी? तो भैया हम अध्यक्ष थे, हम समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले देश हैं, हमने सतत विकास को प्रोत्साहित किया, व्यापार निवेश को हमने प्रोत्साहित किया, ग्लोबल साउथ की आवाज हम बने और व्यवहारिक समाधान की हमने बात करी, जिससे खाद्य सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, स्वास्थ्य और डिजिटल चीजें हो। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो ओनली कंट्री बचा है इन्वॉल्व होने के लिए दैट इज इंडिया, और हर एक कंट्री चाहता भी है कि इस मुद्दे पर इंडिया का कुछ स्टेटमेंट और इन्वॉल्वमेंट नजर आए। तो अगर फ्यूचर में ईरान की तरफ से पहल की जाती है शांति की और उसमें इंडिया आपको नजर आए, तो आपको बहुत ही ज्यादा सरप्राइज नहीं होना है, क्योंकि यहां पर उन्होंने अपना पूरा चीज बता दी है कि हम किस नेशन के साथ और कैसे काम करना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।